चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी को बाहर की डिजीजेस से बचाता है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि जितनी बार जो है बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहा है वो अपना काम कर दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को उनसे बचाती है। पहली चीज मतलब इम्यून सिस्टम का मतलब यही नहीं कि केवल आप ऐसे सोचे कि एंटीबॉडीज बन रही हैं। मतलब एक तरह से ये इम्यूनिटी मतलब जो है वो कई लेवल पे होती है, जिसमें से जो कुछ जो हमारी बॉडी का इनहेरेंट है, ठीक है, जिसमें एंटीबॉडीज नहीं बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है। तो जैसे फूड में हमने कुछ बैक्टीरिया या कुछ मतलब ऐसे पैथोजन चले गए, तो काफी कुछ जो है वो निगेटिव मतलब इस निगेटिव इन्वायरमेंट में, मतलब जो एसिडिक पीएच है उसमें वो मर जाते हैं। तो वो आगे जो है अपना इफेक्ट नहीं ला पाते हैं। इसके साथ ही हमें पता है कि हमारी जो नॉस्ट्रल्स है, हमारा एयरवे है, उसमें लगातार जो है म्यूकोसा सिक्रीट होती है, एज वेल एज वो सीलिएटेड है। तो वो जो भी पैथोजन या डस्ट या कुछ भी होता है, डस्ट भी एक इसमें आएगी, मतलब एक तरह से तो वो ट्रैप्ड हो जाती है और वो बाहर, जैसे हमने कफ कर दिया या वो बाहर जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अलग अलग तरीके से है। अगर फिर वो पैथोजन जो है अगर ब्लड में चला गया है, ठीक है, ब्लड में पहुंच गया है, या तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लंग्स में एक्सचेंज होता है, तो उसमें अगर कोई माइन्यूट सा बैक्टीरिया या वो चला गया है, या हमने कुछ ऐसा खा लिया है, लाइक फूड पॉइजनिंग वगैरह में जो चीजें जो होती हैं, तो वहां पे बॉडी ट्राई करती है, फिर उसको डिफरेंट लेवल पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फैगोसिटिक एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस जो है वो भी सिक्रीट करती है। मतलब वो बॉडी जो है कुछ ऐसे सेल्स जो हैं कुछ ऐसी साइटोकाइंस बनाती हैं जो कोशिश करते हैं कि वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दें, और एक हायर लेवल का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। केवल मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और एंटीबॉडीज ही नहीं, और भी बहुत से इस तरह से एक टॉक्सिन्स, मतलब बॉडी जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं, इसको साइटोकाइंस बोलते हैं। तो अपने अपने मतलब एक छोटे से बड़े लेवल के साथ की, मतलब कि ब्लड में पहुंच जाए तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये पूरा एक हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग फॉरेन एंटीजन। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जैसे मान लीजिए हमें एक बार इन्फेक्शन हो गया या एक बार हमारा वैक्सीनेशन हो गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उस एंटीजन या उस पैथोजन या उस वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर जब फ्यूचर में कभी हमने वो वैक्सीन लगवाई, वही सेम वैक्सीन जिसको बूस्टर डोज बोला जाता है, या हमने वो डिजीज हमें फिर से हुई, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उन वो उसको रिकॉल कर लेती हैं कि हाँ, अभी तो मुझे ये 2 महीने पहले ये वैक्सीन लगी थी, या 2 महीने पहले मुझे ये डिजीज हुई थी, या 1 साल पहले मुझे ये डिजीज हुई थी। तो बॉडी और तेजी से वर्क करने लगती है। इसलिए हम उस वैक्सीन को बूस्टर डोज बोलते हैं, क्योंकि बॉडी जो है जब आप पहली वैक्सीन ली आपने, तो बॉडी जो है जिस लेवल पे काम कर रही थी उसकी 10 गुना जो है वो 1 महीने बाद या 1 साल बाद उसके 10 गुना काम करने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए बूस्टर डोज लिया जाता है, ताकि बॉडी में ढेर सारी एंटीबॉडीज रहे कि कभी वो अगर एक्सपोज हुए इन पैथोजन से, तो बॉडी जो है उससे फाइट कर सके। तो इसमें देखिए, बाय रिकॉग्नाइजिंग,
responding and remembering foreign antigen. It plays role in allergic reaction. एलर्जिक रिएक्शंस हमें पता है क्या होती हैं. एलर्जिक रिएक्शंस जब बॉडी जो है किसी भी चीज के लिए, किसी भी, जैसे कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है एग से, कुछ लोगों को राइस से, कुछ लोगों को पोटैटो से. तो मतलब एलर्जी का कुछ ये नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज से ही हो रही है. किसी चीज से, डस्ट से बहुत कॉमन है, पॉलन से बहुत कॉमन है, तो किसी चीज से भी हो सकती है. तो बॉडी का जो मतलब ओवर रिस्पॉन्स है कि ओवर रिएक्शन, ठीक है, वो एलर्जिक रिएक्शन बोला जाता है. तो बॉडी रिएक्ट कर रही है बिल्कुल उसको कि ये तो अब तो इसको मार ही डालना है, अगर डस्ट आ गई है तो इसको खत्म ही कर देना है. तो ये एलर्जिक रिएक्शन की तरह से आता है. और हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस चलने लगते हैं जिसमें मतलब पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है, बट उससे बचा नहीं जा सकता है. अगर एक बार एलर्जी स्टार्ट हो जाए तो ऑब्वियसली मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती हैं. कभी कभी सीवियर हो जाता है कि ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह हो जाता है और चोकिंग जैसी फील आती है. ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं कि जो ऑटो मीन मतलब अपने आप जो है इम्यून डिजीज चल रही है बॉडी में, किसी एक पार्ट के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं. जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आर्थराइटिस. आर्थराइटिस जॉइंट्स में जो जॉइंट डिजीज है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें जो है बॉडी एक मतलब पर्टिकुलर पार्ट के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और उससे फिर बचा नहीं जा सकता है. उससे फिर मतलब आपको स्टेरॉइड वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, एंटीबॉडीज बनने को सप्रेस कर देता है. इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं कि वो जॉइंट्स के पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं और इससे जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होने लगता है. फिर उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, पेन होता है, चलने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ऑर्गन जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्निया हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे किडनी हो, अगर हम इस चीज को ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिस पर्सन में ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी बॉडी उस पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे. तो ये एक तरह से ये बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है. अब अभी तक हम लोग केवल डिजीजेस के अगेंस्ट देख रहे थे, लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई नया ऑर्गन आ जाए तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है. तो बहुत जरूरी होता है कि मैचिंग करके, प्रॉपर मैचिंग करके कि दोनों के ब्लड ग्रुप्स, एवरीथिंग, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे मैचिंग की जाती है ताकि जॉइंट वो ग्राफ्ट, जिसको ग्राफ्ट बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो. ठीक है, जो जो हम पार्ट लगाते हैं उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो. तो इसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही वर्क करता है. मतलब हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज वगैरह बन रही हैं वो एक तरह से उसको ग्राफ्ट को फॉरेन पार्ट की तरह से न देखें. तो साथ में क्या होता है, इसके साथ में ही ग्राफ्ट जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके साथ ही इम्यूनोसप्रेसेंट भी चल रहे होते हैं. इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स चल रही होती हैं जो क्या करती हैं कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को दबाती हैं, जिससे कि वो बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना कर सके पर्टिकुलर ग्राफ्ट के लिए. इट इंक्लूड्स लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू सेल्स एंड एंटीबॉडीज. तो हमारी बॉडी में लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं और टिश्यू सेल्स एंड एंटीबॉडीज. आगे भी हम देखते हैं कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. इसमें क्या होते हैं, ये लिम्फोइड, आप ऑर्गन की बात आएगी तो आप हमेशा बी और टी सेल्स जहां बन रही हैं, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोसाइट्स जो हैं हमारी बी और टी सेल्स हैं. और जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इन ऑर्गन्स में बनती हैं, इसमें मैच्योर होती हैं अपने काम के लिए. मतलब मैच्योरेशन मतलब क्या होता है
कि अपने काम के लिए, लाइक बी सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज से कनेक्टेड है, और जो टी सेल्स है वो क्या करती है, बी सेल्स को प्रमोट करती हैं कि वो और एंटीबॉडीज बनाए, एज वेल एज बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। साइटोकाइंस क्या है, वो लोकली जो है सारा इन्फ्लेमेशन वगैरह, मतलब अगर कोई पैथोजन आ गया या कुछ रिएक्शंस, मतलब जो भी चल रहे हैं उनको प्रमोट करते हैं। इसमें बहुत सारी होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स होती हैं। तो इस तरह से ये इनका अपना अलग फंक्शन चलता है। टी सेल्स मेन जो हैं इन बी और टी सेल्स में, जो टी सेल्स हैं ये मेन काम करती हैं मतलब ये बी सेल से हायर लेवल का काम करती हैं टी सेल्स, क्योंकि इनका केवल बी सेल्स को प्रमोट करने के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, और ये बहुत सारे और ये 3 और 4 टाइप्स की होती हैं टी सेल्स। ठीक है, तो ये अपना अलग ही, मतलब इनका ये टी सेल्स जो होती है मेन कंट्रोल करती हैं सारे रिएक्शंस को। तो इसमें मेन अभी तो आपके सिंपल बताया गया है कि कहाँ क्या बनता है और कहाँ पे मैचुरेशन हो रहा है, और बी सेल्स कैसे वर्क कर रही है, टी सेल्स, पर टी सेल्स की टाइप नहीं बताई गई है, जो कि सारा काम मेन जो वर्क होता है वो टी सेल्स का होता है। जो मेमोरी वगैरह जो भी होती है वो टी सेल्स के पास होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो बूस्टर डोज दी जाती है वैक्सीनेशन में, तो वो मेमोरी जो जो रिटेन रहती है वो टी सेल्स के पास ही रिटेन रहती है। मेमोरी टी सेल्स होती हैं, मेमोरी टी सेल्स होती हैं, किलर टी सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं। तो मतलब ये 3-4 टाइप्स की होती हैं जो आप एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसमें सिंपल जो लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां की ये पैदा होते हैं, जहां की बी और टी सेल्स पैदा होते हैं, एंड देन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बाद ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बाद ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चले जाते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां इनकी ओरिजिन एंड मैचुरेशन होता है, फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां ये फर्दर जाके अपना काम करने के लिए वहां जाके वो बैठ जाते हैं कि अब जो है पैथोजन आएगा तो वो किस तरह से फंक्शन करेंगे। तो ऑर्गन्स, व्हाट आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? द ऑर्गन वेयर lymphocytes आर मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव lymphocytes। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो ऑर्गन हमारे ये वो हैं जहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो मैच्योर हो रही हैं, वो डिफरेंशिएटेड हो रही हैं बी और टी में। ये 2 तरह की होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। नॉर्मली क्या होता है कि बोन मैरो मेन होता है जिसमें बी और टी सेल्स बनती हैं। बी और टी सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो में बन रही हैं। इसके बाद क्या होता है, ये टी सेल्स, बी सेल्स का मैचुरेशन तो यहीं पे होता है, फिर ये टी सेल्स चली जाती हैं थाइमस में, टी से थाइमस, टी से टी सेल्स। अभी आपके में डिफरेंशिएशन नहीं है, बट आपको ऐसे याद रखना है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर ऑफ दे आर 2 टाइप्स, बोन मैरो एंड थाइमस। तो बी एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, and then T cells migrate to thymus for further maturation and differentiation, and B cells mature and differentiate in bone marrow only। ठीक है, लेकिन इनका ओरिजिन यही है। एज वेल एज हमें पता है कि बोन मैरो में रेड आरबीसीज भी बन रही हैं, ये लिम्फोसाइट्स भी यहीं पे बन रहे हैं। The site of formation of all blood cells including B and T lymphocytes, ठीक है, that is bone marrow। thymus, thymus a bilobed organ, यहाँ पे देखो ये bilobed है, 2 लोब है यहाँ पे दिख रहे हैं। thymus is bilobed organ seen near the heart and beneath the breast bone। ठीक है, it is large during birth but gradually reduces in size and becomes very small at in puberty। ठीक है, बाद में ये बहुत स्मॉल हो जाता है, स्टार्टिंग में ये काफी बड़ा होता है। immature T lymphocytes from bone marrow is migrated to thymus and mature। जैसे कि मैंने बताया
कि जो मैचुरेशन होता है टी लिम्फोसाइट्स का वो कहाँ पे होता है, वो थाइमस में होता है। पहले बोन मैरो में क्या होता है, सिंपल फॉर्मेशन होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स का, फिर बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं और टी लिम्फोसाइट्स थाइमस की तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं और जाके थाइमस में मैच्योर होती हैं। थाइमस इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन विच रिग्रेसेस एज द एज एडवांसेस। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते वो स्मॉल हो जाती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? The organs to which matured lymphocyte migrate from primary lymphoid organ interact with antigen and then proliferate to become effector cells are secondary lymphoid organ. अब यहाँ पे effector cells बोल रहे हैं। effector मतलब ये T और B lymphocytes अब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं जिससे कि वो अब फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, फेस करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसमें आपका सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में बहुत सारी चीजें आएंगी। इसमें आएगा स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पायस पैचेस। यहां से देखते हैं, ठीक है। इसमें जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स का, मैचुरेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी में अलग अलग जगह ये जाके, और जैसे कहते हैं घात लगाना, जैसे कहते हैं घात लगाना, जहां पे ज्यादा चांसेस है, जहां पे वो बिल्कुल मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये बिल्कुल ऐसे फैल जाते हैं कि वो एक 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 पैथोजन को, एक एक बैक्टीरिया को वो फेस कर सके, ठीक है। लाइक स्प्लीन, स्प्लीन है, स्प्लीन से क्या होता है कि ब्लड पास होता है, ठीक है, ब्लड पास होता है। तो स्प्लीन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरबीसी जो ओल्ड हो जाती है, आरबीसी की एज अराउंड 120 days है, तो ओल्ड मतलब केवल ऐसा नहीं है, जो वियर टियर सेल्स भी हैं बॉडी की, वो भी हमारी बी और टी लिम्फोसाइट उसको क्लियर करते हैं। तो एक तरह से बी और लिम्फोसाइट्स एक सिपाही की तरह से हैं, एक सोल्जर की तरह से हैं, जो हमारे जो फॉर्म होते हैं बोन मैरो और थाइमस में, और फिर बॉडी में अलग अलग जगह, जहाँ पे जैसे कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, वो बॉर्डर पे उन्हें पता रहता है कि यहाँ से जो है टेररिस्ट आ सकता है, यहाँ से मतलब उनको प्लेसेस का आइडिया रहता है, तो वहां वहां वो घात लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे ही ये बी और टी लिम्फोसाइट्स भी हैं, ये सोल्जर है हमारी बॉडी के, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें पैथोजन से, एज वेल एज वो अंदर की भी सफाई करते रहते हैं। वो अंदर जो जो बैक्टीरिया, जो सेल्स जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको भी उन ये जो है मतलब फैगोसिटिक एक्शन वगैरह करके उनकी सफाई करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है, जो केवल बाहर के लिए ही नहीं, अंदर के लिए भी चलता रहता है। तो ये स्प्लीन, स्प्लीन जिसमें से कि ब्लड जो है पास करता है। स्प्लीन जो है एक ऑर्गन है जो हमारे जो ओल्ड वियर टियर जो आरबीसीज होती हैं उनको फिल्टर करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ जाके बैठ जाएगा। एज वेल एज लिम्फ नोड्स, हमें पता है कि लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं हमारे, टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह होती हैं, और मेन इनका रोल यही होता है कि कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा है, आप देखोगे कि लिम्फ नोड देखी जाती है, लिम्फ नोड बड़ी तो नहीं होगी, यहाँ नेक में देखते हैं, फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स देखते हैं। तो ऐसे ही ये लिम्फ नोड्स, जब कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये बड़ी हो जाती हैं। तो इसको हम पैल्पेट करके आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कि ये इस लेवल का इन्फेक्शन है, क्योंकि अलग अलग लिम्फ नोड अलग अलग पार्ट को ड्रेन करती हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि इस पार्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है। लाइक जैसे कि अब आप एक्जिला में अगर है, एक्जिला में लिम्फ नोड अगर बढ़ी हुई हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो है
ये ब्रेस्ट को ड्रेन करती है, तो ब्रेस्ट इन्फेक्शन या ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, लिम्फ नोड की बायोप्सी लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि कहीं कार्सिनोमेटिस नहीं है, इन्फेक्शियस है या ट्यूबरकुलर है। ट्यूबरकुलोसिस में भी ये बड़ी हो जाती हैं, तो उससे हम पता लगाते हैं। तो ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड यहाँ पे जाके बैठ जाती है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी थी कि ये माउथ में होती है टॉन्सिल। ये यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जब भी हमें सोर थ्रोट या ऐसा कुछ होता है तो टॉन्सिल्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो फाइट कर रही होती हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, और ये एक गुड रिस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है। देन पायस पैचेस, पायस पैचेस जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये हमारे जो हमारा हमारा पूरा जीआईटी है, उसमें बीच बीच में म्यूकोसा के अंदर ये मिलते हैं पायस पैसेज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी म्यूकोसा के अंदर मिलते हैं। देन म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, अगेन ये हमारे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारी म्यूकोसा इज व्हाट, जो हमारी जीआईटी है, जो हमारी जीआईटी है, जो फूड पाइप है हमारी। तो ये जो म्यूकोसा, इसकी जो इनर लाइनिंग को हम म्यूकोसा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे तो चलो जो हमारा स्टमक है उसका तो चलो कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट है, बट जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बेसिक हो जाता है एनवायरनमेंट धीरे से, क्योंकि लिवर से बाइल वगैरह भी आता है जो बेसिक पीएच मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी म्यूकोसा होती है, जो लाइनिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, तो जो इसकी लाइनिंग होती है इसमें माल्ट होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो इसमें भी अगर बाई चांस क्या हुआ कि कोई फूड के साथ जो पैथोजेन वगैरह आ रहे हैं, बाहर का खा रखा है और उसमें बैक्टीरिया वायरस इस तरह से चले आ रहे हैं, तो उनको ये तुरंत क्लियर कर देते हैं। देन कम्स द अपेंडिक्स। ठीक है, फिर आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है। Now bean shaped organ contains lymphocytes and phagocytes. This is spleen. ठीक है, स्प्लीन एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी में ये जो हमारा जस्ट एक तरह से आप समझ लो कि हार्ट के थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। इट कंटेन्स lymphocytes and phagocytes, remove worn out RBCs and microorganism from blood. इसमें जो मेन क्या होता है कि इनकी जो वेसल्स होती है अंदर बहुत पतली पतली होती है, नॉर्मल मतलब जैसे कैपिलरी से थोड़ी सी ही वो होंगी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत पतली पतली होती हैं, तो इसमें वैसे भी मतलब एक तरह से ये हमारे ब्लड को सीव की तरह से छान देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज बुढ़े हो गए हैं, वो ऑब्वियसली वो बिगर साइज के हो जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं, और तो वो फंस जाते हैं इसमें, और फिर वो छनते जाते हैं, मतलब फालतू के आरबीसीज जिसमें मूव नहीं करते हैं, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, और जो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स उनके अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं। इट इज रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन फीटस। ठीक है, फीटस में स्प्लीन जो है एक तरह से ये स्टोर करके रखता है आरबीसीज को। एरिथ्रोसाइट्स मीन आरबीसीज। एंड लिम्फ नोड्स फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम। पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें आप ऐसा ना सोचें कि उसमें अलग से ही कुछ मूव कर रहा है। उसमें एक तरह से हमारा जो वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम ये कनेक्टेड होता है। तो तभी तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ब्लड में है तो ऑब्वियसली वो लिम्फेटिक में जाएंगे ही। जब वो जाएंगे वहां पे तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी। दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर एंटीजन। ठीक है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं या उनके एंटीजन को।
ठीक है। एंटीजन मीन लाइक जो प्रोटीन पार्ट है, लाइक जो उसका जो भी पार्ट है दैट विल एक्ट एज एंटीजन फॉर आवर बॉडी। ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स एंड कॉजेस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये लिम्फ नोड इन्होंने इनर ये बना रखा है, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो इसमें अगेन इसका स्ट्रक्चर आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि ये जगह जगह जो लिम्फ नोड्स बने हैं ये एक पर्टिकुलर पार्ट को ड्रेन करते हैं, मतलब पर्टिकुलर पार्ट का जो ब्लड वगैरह जो होता है वो उधर से जाता है। तो जब वो बड़े होते हैं तो उससे आइडिया मतलब आइडिया लग जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, लाइक लंग्स में, ब्रेस्ट में, या या लिवर का है। ठीक है, मतलब जो जो अंदर की तरफ है बॉडी में, जो हमारे एब्डोमेन में है लिम्फ नोड्स, वो तो हम पैल्पेट नहीं कर सकते जब तक वो बहुत बड़ी ना हो जाए। ठीक है, जब वो बहुत बड़ी हो जाती हैं तभी हम पैल्पेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बट जैसे एक्सिलरी है, नेक की लिम्फ नोड्स हैं, इनको हम पैल्पेट करके और आइडिया लगा सकते हैं कि लंग और ब्रेस्ट दिस इज इन्वॉल्व। और जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी होती हैं जो जिनको हम पैल्पेट करके और आइडिया लगा सकते हैं कि अंदर इन्फेक्शन हो रखा है। ये अभी आप लोग आगे एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ेंगे। Then mucosa associated lymphoid tissue is located within the lining of respiratory, digestive and urogenital tract. तो जो mucosa associated lymphoid tissue है वो केवल डाइजेस्टिव में नहीं, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इन सब में म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है कि बाय चांस अगर अगर वो छन के यूरिन में आ गया है किडनी के थ्रू, जो नेफ्रॉन्स के थ्रू, तो वहां से भी उसको निकाला जा सके, वहां पे वो रुके ना, उसको मतलब बी और टी लिम्फोसाइट्स उसके अगेंस्ट वर्क कर सके, इसलिए वो इन जगहों पे आके बी और म्यूकोसा एसोसिएटेड माल्ट which constitute 50% of lymphoid tissue। ठीक है ना, ऑब्वियसली क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल रही है हमें, ठीक है ना, पूरा जो हमारा ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, उनकी जो म्यूकोसा लाइनिंग है उसमें मिल रही है, ठीक है, एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, पूरा इतना इतना बड़ा लंबा सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पूरी मिल रही हैं। फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में तीनों सिस्टम के म्यूकोसा में मिल रही हैं, एंड वी कॉल इट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो आपको केवल लिम्फ नोड से नहीं करना है, लिम्फ नोड इज अ स्मॉल पार्ट, तो आपको मेन क्या है, 50% तो आपका माल्ट कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो आपका जो स्प्लीन, हमने देखा स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, पायस पैचेस है, उसके अलावा ये 50% कंस्टिट्यूट कर रहा है, मतलब मेजर पार्ट जो है हमारा माल्ट कंस्टिट्यूट कर रहा है, वो सारे मिला के 50%, ये अकेला 50%। आई थिंक आपको लिम्फोइड ऑर्गन क्लियर हो गया है कि किस तरह से इनकी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चलती है। देन कम्स द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक इन्नेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है। इन्नेट यानी कि जो मतलब जब पैदा होते हैं हम तो हमारे साथ जो इम्यूनिटी हमें मिलती है, दैट इज द इन्नेट और वी कॉल इट इनबॉर्न इम्यूनिटी। एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो हमारी, जो हम आगे जब हम फेस करते हैं तो हम जो है उसको मतलब खुद से हमारी बॉडी बनाती है, तो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की बात करें अगर हम, इनेट इम्यूनिटी की, तो मैंने जैसा कि बताया कि जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की वो तो यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की, वो हम हमारे साथ जब हम पैदा होते हैं तो हमें मिलती है अपने पेरेंट्स से। तो उसमें मेन चीजें क्या हैं, उसमें एक तरह से हमारा जो बॉडी जो बनी हुई है, जो हमारी गॉड ने बनाई हुई है,
तो यही हमें प्रोटेक्ट कर रही है। इसका कुछ ऐसे इस तरीके से बनाई गई है कि जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये सबके लिए होती है, ये डस्ट के लिए भी होती है, ये पॉलन के लिए भी होती है, ये पॉल्यूटेंट्स के लिए भी चल रही है, एज वेल एज जो मतलब नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं होती है, ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो है एक तरह से जो मतलब जैसे कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बना रही है, इतना स्पेसिफिक सा वो चीज नहीं है इसमें। ये हमें मिली है, हमारी एनाटॉमी, हमारी फिजियोलॉजी ऐसी बनी हुई है हमारी बॉडी की, जो हमें प्रोटेक्ट करती है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म से। लाइक सबसे पहली चीज जो होती है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो है जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी स्किन पे ही ढेर सारे बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन पे बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, बैक्टीरिया का मतलब हमेशा डिजीज ही होता है, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी जो स्किन है लगातार उसमें स्वेटिंग होती है, लगातार उसमें मतलब कुछ कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको डैमेज से मतलब हमें, क्योंकि पूरा एक्सपोजर हमारा बाहर का जो स्किन है वो फुली एक्सपोज्ड है एक तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन जो है उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो उसकी वर्किंग है वो ऐसी बनी हुई है कि वो उसमें इन्फेक्शन ना हो। इस पे गुड बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं बार बार हैंड वॉश करने से, जो बार बार हैंड वॉश से ऑब्वियसली दैट इज गुड कि आप वो आप जो है मतलब अभी मतलब खाने से पहले हैंड वॉश करिए, खाने के बाद हैंड वॉश करिए। बट जो लोग ऑब्सेशन होता है कुछ लोगों को लगातार हैंड वॉश करने का, तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो निकल जाते हैं, वो स्टे नहीं कर पाते, और फिर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन यानी कि कहीं पस बन जाएगा फिंगर में, नेल्स में, और मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा सोप बहुत ज्यादा यूज करने से जो जो हमारी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो, और एज वेल एज जो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वॉश आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। तो एक तरह से ये फिजिकल बैरियर जो होती है हमारी बॉडी, मतलब वहीं पे बैक्टीरियाज हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बॉडी में एंट्री नॉट अलाउड। तो ये नॉन स्पेसिफिक है जो हमारे बर्थ से हमें मिला हुआ है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे कि मैंने बताया एसिडिक पीएच इन स्टमक, ठीक है, एसिडिक पीएच इन स्टमक, म्यूकोसा। म्यूकोसा जो जो हमारा एयरवे है, जैसे ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लगातार सिक्रीशंस होते हैं जो कि डस्ट और पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, तो ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। फिर आते हैं हमारे सेलुलर बैरियर, कि जो भी पैथोजन अंदर गया है उसको खा गए, मतलब पैथोजन को खा गए, या डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको खा गए, तो ये सेलुलर बैरियर। देन साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन मतलब कि कुछ सिक्रीशंस जो होती हैं सेल्स, जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह सिक्रीट करती रहती हैं, कोई भी पैथोजन अगर आया है तो उसके अगेंस्ट वो सिक्रीट करती है, साइटोकाइंस बोलते हैं उनको। साइटो यानी कि सेल, काइंस जो है वो साइटोकाइंस इज अ मीडिएटर। साइटोकाइन क्या है कि एक तरह से वो सिक्रीशंस हैं लोकली जो सिक्रीट करते हैं। मान लीजिए लोकली कोई पैथोजन एंटर कर गया, ठीक है, लोकली कोई पैथोजन एंटर कर गया, तुरंत वहां इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लीजिए कि किसी को, बच्चों में मॉस्किटो बाइट भी रेड कलर की पैप्यूल सी दिखती है, इन्फ्लेमेटेड छोटा सा स्पॉट दिखता है, एज वेल एज इंसेक्ट बाइट अगर कोई हो जाए, तो लोकली क्या होता है कि साइटोकाइन सिक्रीट होते हैं। सेल्स, ये जो बी सेल्स, टी सेल्स है, ये साइटोकाइन सिक्रीट करती हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे फैगोसिटिक सेल्स की जरूरत है, जहाँ लिम्फोसाइट्स मतलब इन सेल्स की जरूरत है। ठीक है, तो वो एक तरह से इनवाइट करने के लिए साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं। वो एक तरह से एक इनविटेशन, एक तरह सिक्रीशन है जो बताता है और सेल्स को, जो डिफेंस सेल्स हैं, कि आओ यहाँ पे और अपना एक्शन स्टार्ट करो। तो इस तरह से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, और तो ये नॉन स्पेसिफिक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर
वायरस के लिए है या ऐसा कुछ। देखो फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, फिजिकल बैरियर में स्किन प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज, ठीक है। एज वेल एज स्किन पे भी बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। देन म्यूकस कोटिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी जीआईटी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट ट्रैप माइक्रोब्स, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, म्यूकस कोटिंग होती है जो कि लगातार सिक्रेशंस करती है कि जिससे जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं वो वहीं ट्रैप हो जाते हैं। देन यहाँ पे सलाइवा देखो, सलाइवा क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। सलाइवा, सलाइवा में भी जैसे हमारा जो सलाइवा होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। टीयर्स जो आई से गिरते हैं दैट इज आल्सो एंटीबैक्टीरियल। देन स्किन में प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, क्योंकि लगातार एक जो हमें पता है कि ये मल्टी लेयर्ड होती है हमारी स्किन जो है, हमने पढ़ा हुआ है टिश्यूज में कि ये मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, तो वो प्रिवेंट करती है एक तरह से। और इसमें एक जो है केराटिनाइज्ड भी होती है, मतलब एक तरह से पूरा जो है ये प्रिवेंशन के लिए है कि इसमें कोई मतलब एक मोटी दीवार बनी हुई है जिसमें कि कोई यहाँ से कोई एंटर ना कर सके, और बाई चांस अगर माउथ से एंटर कर गया है कोई या नोज से एंटर कर गया है तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाए। तो ये एक तरह से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देन म्यूकस लाइनिंग्स जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वो माइक्रोब्स वगैरह को ट्रैप कर लेती हैं। गैस्ट्रिक पीएच जो है, जो जो एसिडिक है, वो भी पैथोजेंस को मार देता है। कि आपने मतलब हम जो बाहर से फूड वगैरह जो हम खाते हैं अनहाइजीनिक फूड, तो उसके साथ जो पैथोजेंस वगैरह जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक जो एसिडिक पीएच है उसमें वो मर जाते हैं। बट जो ऑब्वियसली जो नहीं मरते वो आगे जाके डिजीज कॉज करते हैं। गुड गट बैक्टीरिया ऑल्सो compete बैड। तो जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, जो स्टमक के बैक्टीरियाज होते हैं, हम लोग को गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तभी लैक्टोबैसिलस वगैरह हम लोग लेते हैं जब स्टमक जीआई अपसेट होता है तो लैक्टोबैसिलस लेते हैं, तो दैट एक्ट एज गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, जब कभी जीआई अपसेट होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए ऊपर से लैक्टोबैसिलस वगैरह दिया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो एक तरह से वो मतलब लैक्टोबैसिलस और व्हाट, लैक्टोबैसिलस आर इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया जो कि हम कैप्सूल्स के थ्रू लेते हैं और वो जीआईटी में जाके फिर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो जब जीआई अपसेट होता है तो वो दिया जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, गैस्ट्रिक पीएच, लो पीएच, सलाइवा जिसमें जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, टीयर दैट इज एंटीबैक्टीरियल। देन सेलुलर बैरियर में आएगा फैगोसिटिक। फैगोसिटिक मतलब किसी को भी आप खा रहे हैं, लाइक डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जिसमें आपका न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट, किलर लिम्फोसाइट्स भी होती हैं जैसे कि मैंने बताया, मैक्रोफेजेस, ये जो मिला उनको खाते जाओ उसको। फिर ये इस तरह से क्लीनिंग जो है ये एक फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब हमारा जो है हमारा जो वो एक्वायर्ड वाली चीज आएगी, ठीक है। अभी इननेट चल रही है कि जो भी एंटर किया है नॉन स्पेसिफिक उसको मारना है। देन कम्स द साइटोकाइन। साइटोकाइन, virus infected cells secrete cytokine protein called interferon. It protects non-infected cells from further viral infection. देखो यहाँ किस किस तरह से साइटोकाइन जो है ये एक तरह से एक बैरियर ये सिक्रीट होता है जो जो सेल्स इन्फेक्टेड हो गई, जो सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सेल्स इन्फेक्टेड हो गई हैं, ठीक है, जो सेल्स इन्फेक्टेड हो गई हैं उनसे क्या है कि साइटोकाइन सिक्रीट हो रहे हैं जिससे कि वो हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट ना कर सके, जो वायरस हैं वो हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट ना कर सके। तो इनको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं, ये इंटरफियर करती हैं, ठीक है। इंटरफियर करती हैं इसलिए हम इंटरफियर करती हैं फॉर फर्दर इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी सेल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरफेरॉन, ठीक है। ये नाम आपको पता होने चाहिए, ये पूछा जाता है, ठीक है। दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट और ये पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे एमबीबीएस में। अभी आपको केवल ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे
ठीक है, तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। एज वेल एज साइटोकाइन और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ल्यूकोट्रीन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे हम इंटरफेरॉन की बात कर रहे हैं। साइटोकाइन का एक टाइप दैट इज इंटरफेरॉन। यहाँ पे हम केवल, मैंने आपको और भी बताए थे कि साइटोकाइन से क्या करते हैं, एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं ये डिफेंस सेल्स को, बट यहाँ पे इन्होंने केवल एक की बात की है, दैट इज इंटरफेरॉन। और भी फर्दर इसके और भी डिफरेंट टाइप्स ल्यूकोट्रीन्स हैं, और डिफरेंट टाइप के ल्यूकोट्रीन्स भी, इंटरल्यूकिन्स हैं, बहुत सारे आते हैं। तो ये जो है साइटोकाइन्स कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक इंटरफेरॉन है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। Then comes the acquired immunity. Acquired immunity जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी बॉडी जो है उसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन रिएक्शन हो रहा है, इसको हम एक्वायर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक है, बट पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ही है, पर्टिकुलर जैसे कोरोना वायरस के लिए ही है, तो दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, आपको जब आप पैदा होते हैं तो आपको वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन जो होता है पूरा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी ला रहा है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। लाइक जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का, तो वहीं से चीजें स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, फिर जब 9 मंथ्स 12 मंथ्स का हो जाता है तो मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो इस तरह से पूरे जो है वो एक्वायर्ड जो है वो इम्यूनिटी के लिए बॉडी पूरी तैयार हो रही है, जिसमें पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होती है बॉडी में। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एक मेमोरी आ जाती है, अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तभी, जिनको ऑलरेडी हो चुका है इन्फेक्शन, तो वो मतलब क्या रहता है कि उनको वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे मेरी बॉडी जो है, एक बार इन्फेक्शन हो गया है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ठीक है, बट कोरोना में आप ऐसा नहीं कह सकते। कोरोना में क्या है, कोरोना में वेरिएंट्स हैं। ठीक है, लाइक जो इन्फेक्शन अभी लास्ट ईयर हुए थे वो डेल्टा से हुए थे, बट अभी क्या है, ओमिक्रॉन आ गया है, डेल माइक्रॉन आ गया है, तो इस तरह से वेरिएंट्स हैं। तो वो सेम जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक जो है हमारा लास्ट टाइम ओमिक्रॉन के लिए था, सॉरी डेल्टा के लिए था, बट अभी क्या है, वेरिएंट्स आ गए हैं, तो बॉडी को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्ट करने के लिए। तो ये नहीं कह सकते कि जिनको हो रखा है उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जब तक अभी फर्दर अभी रिजल्ट सामने न आए। It is characterized by memory, that is during first encounter of a pathogen body produces primary response. इसमें एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जब पहली बार जो है पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है उतना अभी उसको समझ में नहीं आता ये क्या है, तो पैथोजन जो होता है अपना ज्यादा हावी होके अपना इफेक्ट दे देता है। तो बॉडी जो है वो ट्राई करती है तब तक कलेक्ट करने की, रिस्पॉन्ड करने की एक हायर लेवल पे, लेकिन तब तक जो है पैथोजन अपना इफेक्ट कर देता है। बट नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि बॉडी के पास वो मेमोरी है कि लास्ट टाइम जो है 1 मंथ बैक ये सेम एंटीजन जब मेरे पास आया था, तो इसके फीचर्स क्या थे। तो जब जो है 1 महीने बाद या 1 साल बाद वो पैथोजन फिर से बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी जो है वो ऑलरेडी तैयार है, उसके पास मेमोरी है लास्ट टाइम की, तो वो उसका 10 टाइम्स वो एक्ट करती है जितना उसने फर्स्ट टाइम किया था। तो इसको हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बूस्टर डोज का इफेक्ट रहता है बॉडी पे। बूस्टर डोज क्यों दिया जाता है, बूस्टर डोज इसीलिए दिया जाता है ताकि जो वो मेमोरी सेल्स जो पड़ी हुई हैं वो और ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाए और बॉडी इतनी इम्यून हो जाए कि अब वो थर्ड टाइम आएगा। थर्ड टाइम तो मतलब अगर वो रियल इन्फेक्शन हो जाए, बूस्टर डोज अगर हम दें, अगर रियल इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी को कोई फर्क ना पड़े, बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज हो कि वो रियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हों।
सेकेंड एनकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजन कॉजेज सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन हाई इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक लिखा है प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, लगभग इसका 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट एक्सपोजर पे ये रिस्पॉन्स था, सेकेंड एक्सपोजर पे ये रिस्पॉन्स है। अब देखो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी चलती है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। आपको ये चीज क्लियर हो गई। आप सिंपल एक एग्जांपल जो है आपका बूस्टर डोज ऑफ कोरोना जो स्टार्ट होने वाला है वही है। ठीक है, जो बूस्टर डोज भी अब चलेगी, तो बूस्टर डोज इसीलिए चल रही है ताकि सफिशिएंट एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में बन जाएं, जिससे कि हम फाइट कर सकें। Primary and secondary immune response are carried out by B and T lymphocyte. B और T lymphocyte primary और secondary ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। ये मैंने बताया कि T lymphocyte जो मेन मेमोरी सेल्स होती हैं दैट आर T lymphocytes. T lymphocytes के कई टाइप्स होते हैं, उसमें मेमोरी T सेल्स एक है, साइटोटॉक्सिक T सेल्स अलग है, तो इस तरह से हेल्पर T सेल्स अलग है। तो इस तरह से इसकी 3-4 टाइप्स हैं जो आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। बी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ये मेन जो फंक्शन होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दीज आर प्रोटीन्स टू फाइट विद पैथोजन, हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यहाँ पे केवल एक टाइप बताया गया है, दैट इज टी सेल्स हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि एंटीजन बाइंड्स ऑन बी सेल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हेल्पर टी सेल्स इन्होंने बताए हैं। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स, तो यहाँ पे क्या आता है कि हेल्पर टी सेल्स जो होता है, ये हेल्पर टी सेल्स जो होता है, यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स आते हैं और फिर क्या करता है, ये हेल्प करता है कि ढेर सारी, मतलब हेल्पर टी सेल्स जो होता है हेल्प करता है ढेर सारी एंटीबॉडीज। देखो ये बिकम्स प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना तो इसमें प्लाज्मा सेल्स का भी रोल है। प्लाज्मा सेल्स ये क्या करते हैं, एक तरह से एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेन ये पता होने चाहिए। इसको रहने देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। मेन की बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है, एंड टी सेल्स हेल्प देम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टी सेल्स के और भी बहुत सारे रोल हैं, जिसमें से एक हमारा मेमोरी वाला पार्ट आता है जो बूस्टर डोज के लिए वर्क करेगा। तो टी सेल्स ही वो सेल्स है जो मेमोरी लेके रखती हैं, वही बहुत सोचते हैं कि कैसे काम करना है। बी सेल्स केवल टी सेल्स के बी सेल खुद से भी करती हैं, बट टी सेल्स के ऑर्डर में बहुत सारी चीजें चलती हैं। अब जो है एंटीबॉडीज कई तरह की होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसको डी गेम करके आप याद रख सकते हैं, GAME, DGAME। ठीक है, इसमें देखो जो मेन जो सेल्स हैं वो एम सेल्स जो होती हैं ये तुरंत तुरंत बनती हैं। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म बनती हैं दैट आर द जी सेल्स। जी सेल्स लॉन्ग टर्म बनती हैं। ए सेल्स जो हैं, ए सेल्स जो हैं ये प्लेसेंटा से क्रॉस करती है। तो ये भी आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग इसकी हम लोग देखेंगे कि तुरंत अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो एम सेल्स बनती हैं। अगर हमें देखना है कि जैसे कि जो लोग वैक्सीनेटेड वगैरह हो गए हैं उनकी बॉडी में, जो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, अगर तुरंत बॉडी में ये बनता है, एम सेल्स बनती हैं तुरंत तुरंत। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो बनती हैं जी सेल्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो है, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो रखा है और हमें पता लगाना है कि इसको पर्टिकुलर पर्सन को कोरोना इन्फेक्शन हुआ था या नहीं, तो उनकी बॉडी में हमें जी सेल्स मिलेंगी। ठीक है, 2 महीने बाद अगर हम देखेंगे तो उनकी बॉडी में जी सेल्स मिलेंगी। अगर कोई पर्सन है अभी इसको तुरंत कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, तो जो फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एम होती हैं, जी नहीं होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे डेल्टा वायरस के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज हमको एम, IgM, जो जो अभी तुरंत इन्फेक्टेड है उनमें हम IgM मिलेंगे, और अगर हम 5 महीने बाद देखें तो IgG मिलेंगे उसमें।
डेल्टा वायरस के अगेंस्ट। तो इससे ये पता लग जा रहा है कि या तो ये आईजीजी वैक्सीनेशन के वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसमें 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन्स होती हैं, टोटल 4 चेन्स होती हैं, 2 लाइट एंड 2 हैवी। ये ऊपर वाले देखो वेरिएबल रीजन है कि डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हैं, दीज आर वेरिएबल रीजन, ये चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट रीजन ऑन लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑन, ये नीचे वाले जो हैं ये कांस्टेंट हैं। अब होता है एक ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड नाम से ही लग रहा है ह्यूमोरल, तो ये हमारा बी लिम्फोसाइट से कनेक्टेड है। ये हमारा ये पूरा बी लिम्फोसाइट का जो रिस्पॉन्स है, बी लिम्फोसाइट का जो रिस्पॉन्स है वो इसमें आएगा, बी लिम्फोसाइट्स का। और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये आएगी टी लिम्फोसाइट्स के लिए है। अभी आगे आप पढ़ोगे ये बी लिम्फोसाइट्स के लिए है। इसमें देखो ह्यूमोरल, ह्यूमोरल तो चलो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है, और एंटीबॉडी मीडिएटेड है तो ऑब्वियसली ये बी लिम्फोसाइट से कनेक्टेड है। ये रिस्पॉन्स जो भी ये दे रहे हैं इनको हम, बी लिम्फोसाइट्स जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको हम ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो भी रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एक दो टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। रिस्पॉन्स जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ह्यूमोरल इज कनेक्टेड विद बी lymphocyte and T lymphocytes is connected with cell mediated response or cell mediated immunity, ठीक है ना। क्योंकि ये मेन अपना ये जो काम करते हैं ये सेल्स को इन्वॉल्व करके करते हैं, टी लिम्फोसाइट, इसलिए हम इसको सेल मीडिएटेड कहते हैं। मतलब ये हायर लेवल पे कर रहे हैं, सेल्स को इन्वॉल्व करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, एंटीबॉडीज बना रही हैं, इसलिए हम इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, इट इज इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा में मिल रही हैं, सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारे प्लाज्मा में मिलती हैं, हमारे जैसे कि हमने कंपोनेंट्स देख रखे हैं, हमने अपना जो ब्लड का जो कंपोनेंट देख रखा था, प्लाज्मा एंड आरबीसीज, इस तरह से हमने देख रखा है। तो ये प्लाज्मा में आ रही हैं हमारी एंटीबॉडीज, ठीक है ना। आपने ब्लड कंस्टिट्यूएंट आपने देख रखा है, तो इसलिए एंटीबॉडीज जो है हमारी प्लाज्मा में आ रही हैं, इसलिए हम इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। देन कम्स द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स द बॉडी। और ये मेन क्या है, सेल्फ नॉन सेल्फ का इनको आइडिया रहता है, ऐसा नहीं है सबके अगेंस्ट लगे हुए हैं। जब थोड़ा सा वो एजिंग होने लगती है, जब थोड़ा सा एज एडवांस होता है, तब होता है कि थोड़ा सा ये सारे इश्यूज आते हैं कि जैसे कि मैंने आर्थराइटिस वाला एक एग्जांपल दिया कि उसमें बॉडी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती है, धीरे धीरे जो है जॉइंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और जॉइंट डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। एज वेल एज इनको सेल मीडिएटेड है, थोड़ा सा हायर लेवल की सारी फंक्शनिंग है। देखो हमारी बॉडी जो है, बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं आरबीसी के अगेंस्ट या प्लेटलेट के अगेंस्ट या मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना रही हैं, तो वो उसका रीजन क्या है कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं स्मार्ट होती हैं, ये समझदार होती हैं, और इनको सेल्फ और नॉन सेल्फ का आइडिया रहता है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बननी है, ठीक है। जब बाहर से कोई पैथोजन आता है तभी वो एंटीबॉडीज बनाने के लिए अपना ऑर्डर देती है, अदरवाइज नहीं देती है। वो इश्यूज जो जिसमें बॉडी के सेल्स के लिए ही एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसमें से एक हमारा
यही है, आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब बॉडी के लिए ही जो है, मतलब बॉडी के किसी पार्ट के लिए ही एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है। Tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft transplant. After this, the patient has to be immunosuppressant all his life. तो टिश्यू मैचिंग, या जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट को, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उसमें क्या है, बहुत जरूरी होता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, टिश्यू मैचिंग हो। मतलब उसमें एक अलग तरह की मैचिंग चलती है कि कई लेवल पे, HLA टाइपिंग बोलते हैं उसको, तो कई लेवल पे जो है सेम सेम होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर हम लगाएंगे तो हमारी बॉडी जो है, जैसे मेरी बॉडी में कोई ट्रांसप्लांट किया गया तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी के जो टी सेल्स हैं वो उसको एज अ फॉरेन ऑर्गन देखने लगेंगी, और उसके अगेंस्ट क्या है कि फिर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगी। तो बॉडी में बहुत इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत हाई लेवल पे चलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे साइटोकाइंस, बहुत सारी मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बहुत सारी सब चीजें चलने लगेंगी। और फिर इससे क्या होगा कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में जब इतने सारे सेल्स, इतना सारा फंक्शनिंग, इतनी सारी चीजें चलती हैं, तो हार्ट पे, किडनी पे, हर लेवल पे, लिवर पे, हर लेवल पे जो है उसका इफेक्ट रहता है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि साइड बाय साइड, जस्ट कोई रिस्क न लें, हम इम्यूनोसप्रेसेंट भी पेशेंट को देते रहते हैं कि उसका जो टी लिम्फोसाइट कम वर्क करे, उसकी बी लिम्फोसाइट कम वर्क करे। तो इसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी भी खराब होती है। ऐसा नहीं है, जब ट्रांसप्लांट होता है तो हमें इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है पेशेंट को, बट आप खुद सोचो कि इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं तो वो और डिजीजेस के लिए प्रोन हो रहा है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में बचा के रखना पड़ता है, ताकि उसको डिजीज होने के बहुत कम चांसेस हों, ठीक है। अब जैसे ये देखो, आप ब्लड डोनर डोनर की ही बात हुई यहाँ पे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ओ जो है, अरे सॉरी, ये जो ओ रेसिपिएंट है हमारा, ये अगर आप देखोगे तो ये एंटीजन बेसिस पे है, इसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए है, ए, तो ए में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो, ये डोनर्स है, ये डोनर्स की लिस्ट है, और ये रेसिपिएंट की लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ए है, ए में जो ए, एक सेकेंड, ये मैंने आपको शायद पहले भी बता रखा है, इसमें जो ये ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। तो ये एक्चुअली आप ब्लड ग्रुप को इससे नहीं कनेक्ट करेंगे, ये जो इसमें HLA टाइपिंग होती है, वैसे इसमें जो है ये HLA टाइपिंग होती है, जिसकी मैच कर जाती है वही दे सकता है, ठीक है ना, HLA टाइपिंग होती है। तो डोनर्स जो है, जो ऑर्गन डोनर्स होते हैं, वो अपने टाइप के ही HLA टाइपिंग के अकॉर्डिंग में कई चीजें होती हैं, मैच करते हैं, तो उस तभी हम उसको देते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओ है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो AB है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मतलब कि वो ओ से भी ले सकता है, वो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है, और वो AB से भी ब्लड ले सकता है। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। और यहाँ पे आप देखो, ये ए जो है ये ए से ले सकता है, ए जो है वो ए को देगा और AB को देगा, बी जो है वो बी को देगा, AB को देगा।
बट एबी जो है, एबी को ही, यहाँ पे देखो ये डोनर है, एबी जो है वो और किसी को नहीं दे रहा है, वो रेसिपिएंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टेबल तो आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जाती है, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको मैंने आपको ब्लड ग्रुप में बता भी रखा था। देन कम्स द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब सिंपल कि हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डाली जा रही है, ठीक है ना। एक्टिव हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव एक्टिव, जैसे एक्टिवली वर्क कर रही है हमारी बॉडी, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। पैसिव इम्यूनिटी कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जा रही हैं, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी एक नेचुरल भी होती है, एक आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल कैसे आएगी? नेचुरल मतलब हमारी बॉडी को कोई इन्फेक्शन लग गया तो उसको हम नेचुरल बोलेंगे। आर्टिफिशियल यानी इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इंजेक्शन मतलब इम्यूनाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं से जो चीजें शुरू हो जाती हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीजन दे रहे हैं। नेचुरल इन्फेक्शन में क्या हो रहा है कि बॉडी में एक पैथोजन घुस रहा है, एक एंटीजन घुस रहा है, तो एंटीजन एंटर किया, बॉडी में एंटीबॉडीज बनी, ठीक है। आर्टिफिशियल में इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, तो उसमें क्या हुआ, एंटीजन एंटर करवाया हमने और बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो गई। तो दैट इज बोथ इज एक्टिव इम्यूनिटी। देन आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी अगेन इट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे है? नेचुरल जो मदर जो है अपने बेबी को जो फीड कराती है, मिल्क फीड कराती है, अपना मिल्क फीड कराती है, तो दैट प्रोवाइड्स नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि बॉडी मतलब उससे क्या होती है, एंटीबॉडीज भी बेबी को जा रही होती हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कैसे आएगा? आता है जो, जैसे मान लीजिए बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, लाइक टिटनेस है, लाइक स्नेक बाइट है, तो उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज हम बाहर से देते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो वो पैसिव इम्यूनिटी, बॉडी एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रही है, बॉडी में हमने एंटीबॉडीज डाल दी है, ठीक है, एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, तो हम इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। देखो एक्टिव क्या है? एक्टिव, it is the immunity in which antibodies are produced in host body when the host is exposed to antigen, living or dead microbes or other protein. It is a slow process. It is produced by two processes, two ways. देखो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो हैं, लिविंग और डेड माइक्रोब्स जो है वो एंटर करते हैं, लिविंग और डेड, ठीक है, माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं। तो लिविंग, लिविंग यानी कि कोई इन्फेक्शन हो गया, डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, तो जैसे कि जो हम लोग, जो हमारा इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन होता है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो डेड होते हैं या उनकी वॉल होती है, कुछ पार्ट होता है वायरस का, ना कि पूरा वायरस इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो जब एंटर करते हैं तो वो डेड, तो वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है, धीरे 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 एंटीबॉडीज बन रही हैं, तभी तो एक एक बार लगी, फिर 1 महीने बाद लगी, फिर अब बूस्टर डोज लगेगा। तो क्योंकि इसको टाइम लगता है, बॉडी की इस प्रोसेस को टाइम लगता है, बट वो लॉन्ग टर्म रहती है। अब बच्चा पैदा होता है तो 6, 10, 14 वीक पे डीपीटी लगता है, 6 वीक पे लगता है, फिर 10 वीक पे लगता है, फिर 14 वीक पे लगता है, फिर उसका जाके बूस्टर डोजेस भी लगती हैं। तो ऐसे लगातार दी जाती है, तब धीरे 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 बॉडी जो है उसको साल 2 साल, फिर डीटी जो है 5 ईयर्स पे, फिर पर्ट्यूसिस कंपोनेंट निकल जाता है उसमें से, डीटी जो है 5 ईयर्स पे दी जाती है। तो आप खुद सोचो कि डिप्थीरिया का कंपोनेंट फिर 5 साल पे फिर बूस्टर डोज दे रहे हैं, तो एक तरह से मतलब 2 साल 3 साल बाद एक तरह से, तो उसको जो है बनने में पूरा टाइम लगता है। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है स्लो प्रोसेस है। जो पैसिव में क्या है कि हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं, तो उसमें बॉडी जो है तुरंत रिएक्ट करेगी, बॉडी के पास तो रेडीमेड एंटीबॉडीज हमने प्रोवाइड कर दी, बॉडी फाइट करना शुरू कर दी। इसमें क्या है, टाइम लगता है। नेचुरल इन्फेक्शन, इंजेक्टिव माइक्रोब्स डिलीवरी ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन।
देन पैसिव इम्यूनिटी अगेन इट इज नेचुरल, ठीक है। एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर प्लेसेंटा फीटस, दैट इज आईजीजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होने चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके जा रही है, कौन सी एंटीबॉडीज जो है कोलोस्ट्रम में आ रही है। तो आईजीजी फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस जा रही है। और आईजीए ये कोलोस्ट्रम में मतलब फीड में क्रॉस करती है, ठीक है ना, फीडिंग मतलब वो बैरियर क्रॉस कर जाती है। देन अगर पैसिव आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये एटीएस दैट इज एंटी टेटनस सीरम, ठीक है ना। स्नेक बाइट हो गई, स्नेक बाइट हो गई है तो लोकली जो है जब स्नेक बाइट में एटीएस दिया जाता है लोकली जहाँ पे मतलब तो उसमें क्या रहता है कि ये जो उसके वेनम जो है मतलब एक तरह से वो एंटीजन का काम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्नेक ने बाइट किया है। तो अगर हमें पता चल गया तो हम तुरंत उसको एटीएस दे देते हैं, एंटी टेटनस सीरम, क्योंकि हर स्नेक के वेनम के अगेंस्ट जो है सीरम होता है, ठीक है, कि कौन सा किस टाइप के स्नेक ने बाइट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एटीएस तुरंत दे दिया जाता है जिससे कि पेशेंट की जान बच जाती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि आईजीजी क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड आईजीए क्रॉसेस द फीडिंग बैरियर, ठीक है ना, मिल्क फीडिंग बैरियर। ये आप देखिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या आ रहा है, ये हमारे दोनों दिस इज बेस्ड ऑन देखो इम्यूनाइजेशन दिस इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे कि बताया मैंने, एक बार इम्यूनाइजेशन दिया उसकी मेमोरी सेल्स बनी है, फिर दूसरी बार और थोड़ा सा हाई हुआ रिस्पॉन्स, फिर तीसरी बार और थोड़ा सा हाई रिस्पॉन्स हुआ। पैसिव इम्यूनाइजेशन जैसे एंटीटॉक्सिन्स वगैरह जो दिए जाते हैं, एंटीबॉडीज। इन दिस प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है वैक्सीन में क्या क्या कंपोनेंट होता है। वैक्सीन जैसे पर्टिकुलर हम कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं तो कोरोना की जो प्रोटीन है, देखो एंटीजेनिक वो जो वॉल प्रोटीन है, ठीक है, उसका मतलब एक एक छोटा पार्ट लेके हम देखते हैं कि मतलब जो वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि कोरोना तो ऑब्वियसली अभी नया नया आया था, तो उसका वैक्सीन तो हम एक पार्ट निकाल के देख रहे थे कि एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो फिर हमने उसको वो किया कि हाँ एंटीबॉडीज बन रही हैं तो वी कैन यूज इट एज वैक्सीन। तो उसको फिर उस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई उसके लिए। तो यहाँ पे जो भी पैथोजन होता है उसका या तो वो इनएक्टिवेटेड होगा, ठीक है, वो डेड होगा, नहीं तो अगर एक्टिवेटेड होगा तो वो डिजीज कॉज कर देगा। तो हमें छोटे माइन्यूट लेवल पे धीरे धीरे हमें हमें बिल्कुल जैसे कि लाइव अगर पैथोजन आ जाए बॉडी में तो हमारी बॉडी तो बिल्कुल बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगी, उस सारा इन्फेक्शन वगैरह करके, और फीवर और ये सब चीजें हो जाएंगी। बट हमें क्या देना है, हमें वही पैथोजन यूज करना है, बट उसको थोड़ा सा उसका जो डिजीज कॉजिंग एक्टिविटी है उसको लो कर देनी है, तो उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में देना है, उसको मार देना है। और उसका एक पार्ट जो है हमें वैक्सीन में यूज करना है, या तो एक पार्ट यूज करना है या तो वो इनएक्टिवेटेड हो, डेड हो, तो भी वो जाके एंटीबॉडीज बनवाएगा। बट ऑब्वियसली वो लो लेवल पे होगा, इसीलिए हमें 2-3 बार वैक्सीन देनी पड़ती है ताकि बॉडी धीरे 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 अपना काम करती रहे। ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन द एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजेस एंटीजन। फिर उसके बाद क्या होता है कि बॉडी में इतनी सफिशिएंट एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि फिर वो सब कुछ न्यूट्रलाइज करती है। मतलब फिर दोबारा जब रियल इन्फेक्शन होता है तो हमें पता नहीं चलता है। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स, दे रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली, ठीक है, तो वो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। इसमें मेन आपकी सारी वैक्सीन आ जाएंगी, डीपीटी आ जाएगा, हेपेटाइटिस, बहुत सारी, अब तो नंबर ऑफ वैक्सीन हैं। अब तो फ्लू के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड,
सबके लिए वैक्सीन बन गई हैं। वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट, ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। वही जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि सारा जो है डीएनए, आप डीएनए का जो भी वायरस है उसका आप कुछ पार्ट लीजिए और उसको हमने मतलब यीस्ट के थ्रू बनाया, यीस्ट में लगातार डिवीजन हो रहा है तो उसके साथ ही वो जो पार्ट है वो भी लगातार डिवाइड हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग उसकी बहुत हायर लेवल पे हो रही है। तो मतलब ये एक तरीका होता है, आगे भी हम इसको भी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसमें वैक्सीन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग और वो। नाउ पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है कि इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है एंटीबॉडीज का, ठीक है, और एंटी टॉक्सिन्स का, क्योंकि कई बार टॉक्सिन्स क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या बहुत सारे मतलब बहुत वो टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। काफी बैक्टीरिया, जैसे फूड पॉइजनिंग होती है तो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं केवल अपने टॉक्सिन सिक्रीट कर देते हैं, जो हम खाते हैं बैक्टीरिया नहीं आते हैं, उनके टॉक्सिन्स आते हैं। तो बहुत मतलब एंटी टॉक्सिन्स भी बनते हैं और एंटीबॉडीज भी बन रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाइक इन टिटनेस एंड स्नेक वेनम। एलर्जी क्या है? Exaggerated response of immune system to some antigen seen in environment. Allergens causes allergy, mites, cinders, pollen, animals, fur, etc. मेन इसमें जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है दैट इज IgE। ये क्लियर होना चाहिए कि आपने ए के बारे में कहाँ पढ़ा, आपने जी के बारे में कहाँ पढ़ा, आपने ई के बारे में कहाँ पढ़ा, आपने ई के बारे में इसमें देखा है एलर्जिक रिएक्शंस में। तो इसमें आपको पता होना चाहिए IgE इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कनेक्टेड विद एलर्जीज। इसमें मेनली और जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, मास्ट सेल्स, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, यही सारा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो चोकिंग होने लगती है, जो लगातार खरखराहट और जो खांसी वगैरह होती है, वो सारी इसी से होती है, हिस्टामिन सेरोटोनिन से। तो एंटी हिस्टामिनिक देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, ये सारे मेडिसिन इसमें दी जाती है। फिर धीरे धीरे हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है। लाइक यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन स्टडीड। फिर हम देखते हैं कि किस चीज से उसको एलर्जी हो रखी है। इसमें यही सारी चीजें होती हैं, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, स्किन रैशेस, ये सारा इन्हीं सब से होता है कि ये बॉडी जो है ओवर रिएक्ट कर देती है। ट्रीटमेंट में हम एलर्जी में एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, फिर अगर वो वर्क ना कर रही हो तो फिर एड्रिनालिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं जो सिम्टम्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अगर छोटी मोटी एलर्जी रहती है, लाइक जैसे बोलते हैं कि मधुमक्खी ने बाइट कर ली, ठीक है ना, बी ने बाइट कर लिया, तो वो लोकली आप देखते हो ना कि तुरंत सीवियर पेन और वो होने लगता है, तो एंटीहिस्टामिनिक से तुरंत आराम मिल जाता है। बट जो हायर लेवल का बिल्कुल अस्थमेटिक सिम्टम्स आ रहे हो तो फिर एड्रेनालिन और स्टेरॉइड ही हमें देना पड़ता है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू एलर्जी, ठीक है ना, ये एलर्जी की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज, थोड़ा सा भी डस्ट वगैरह से एक्सपोज हो जाए तो एलर्जिक सिम्टम्स होने लगते हैं। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल रिजल्ट्स लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, क्योंकि हम बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में रहते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं डस्ट वगैरह मिल जाए तो फिर एलर्जिक सिम्टम्स के चांसेस रहते हैं। मेनी चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। दिस इज ड्यू टू प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ, ठीक है ना, उसको अर्ली लाइफ में इतना प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया गया कि बाद में जब बच्चा घर से बाहर निकला तो डस्ट के कांटेक्ट में आया तो उसको एलर्जिक सिम्टम्स आने लगे। In higher vertebrates, memory-based acquired immunity evolved based on the ability to differentiate foreign organism from cells. इसमें ये है कि memory based immunity है हमारी, मतलब और सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएशन है, ये हमारी मतलब ये सारी चीजें रहती हैं। बट क्या होता है कि कुछ कई बार जो होता है बॉडी अपनी सेल्फ सेल पे भी अटैक करती है और उसको डैमेज कर देती है, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने बताया, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि डिफॉर्म्ड
हैंड दिखाई पड़ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। मतलब बॉडी की जो अपनी जो मतलब टी सेल्स हैं या बी सेल्स हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये हमारी सेल, ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं। तो हमें इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है, स्टेरॉइड देना पड़ता है, ताकि एंटीबॉडीज बहुत लोअर लेवल पे बने। तो कहीं ना कहीं जो होता है इसमें पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो जाता है और डिजीजेस के लिए। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ और फिर इसके मैं नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगी लाइव क्लास में।